जासूस सब छोटा लेकिन काम इतना खतरनाक कि पकड़े गए तो सीधा मौत। और सबसे कड़ा सच ये कि जिस देश के लिए आप जान हथेली पर रखकर काम करते हैं वही देश जरूरत पड़ने पर आपको पहचानने से इनकार कर सकता है। न वर्दी, न मेडल, न नाम, बस एक झूठी पहचान और हर कदम पर मौत का साया। सोचिए, दुश्मन देश की सरजमी, हर कदम पर शक, हर निगाह में खतरा, और उस भीड़ में एक शख्स जो दिखने में आम लेकिन असल में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दांव खेल रहा था। कभी भिखारी, कभी मौलाना, कभी भीड़ में गुम एक साया, लेकिन असल में भारत का जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल। भारत का एक ऐसा जाबाज जिसने पाकिस्तान में रहकर वैज्ञानिकों के बालों से रसायन हथियार बनाने का सुराग निकाला, जिसने वतन के लिए जान हथेली पर रखकर 7 साल तक दुश्मन देश में मुस्लिम बनकर ऐसा खेल खेला कि पूरा सिस्टम उसकी उंगलियों पर नाचता रहा। पाकिस्तान की गली से लेकर खुफिया तंत्र तक हर सुराग, हर राज, हर फाइल धीरे धीरे हिंदुस्तान पहुंचती रही। लेकिन एक दिन लाहौर की एक मजार के बाहर एक मौलाना की नजर उस व्यक्ति पर टिक गई। सिर्फ एक वाक्य कि तुम हिंदू हो, और उसी पल 7 साल की मेहनत, एक झूठी पहचान और जिंदगी, सब कुछ खतरे में थी। कैसे पकड़े गए, कैसे बची जान, क्या सच में प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी, और क्या थी वो पूरी हकीकत जब भारत के जाबाज अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में 7 साल तक खुफिया एजेंट के रूप में काम किया। आइए इस सस्पेंस, साहस और रणनीति से भरी कहानी का पर्दा उठाते हैं। मैं योगेश कांत हूं और आप खबर एक्सपर्ट का विशेष कार्यक्रम रॉ सीक्रेट देख रहे हैं। कहानी अभी शुरू हुई है, आगे जो होगा वो आपको चौंका देगा। आपने फिल्मों में कई एजेंटों की कहानियां सुनी होगी और देखी भी होगी, लेकिन अजीत डोभाल की कहानी उन सब से बेहद अलग और बेहद खास है। पाकिस्तान में वो 7 साल तक रोजाना मौत को मात देते रहे और दुश्मन मुल्क को नुकसान पहुंचाते रहे। बात 1980 के दशक की है। उन दिनों पाकिस्तान जोरों शोरों से अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ा रहा था। दरअसल 1974 से भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो पूरी दुनिया चौंक गई और पाकिस्तान में खलबली मच गई। ऐसे में पाकिस्तान ने आनन फानन में परमाणु कार्यक्रम को बढ़ाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने चीन और उत्तरी कोरिया की मदद ली और परमाणु क्षमताओं की खोज करना शुरू कर दी। भारत के लिए पाकिस्तान परमाणु कार्यक्रम खतरनाक साबित हो सकता था। ऐसे में इस राज से पर्दा उठाने की जिम्मेदारी भारत के सुपर कॉप कहे जाने वाले अजीत डोभाल को सौंपी गई। यह मिशन जानलेवा था और बहुत ही खतरनाक था। इसमें अजीत डोभाल की जान भी जा सकती थी और असलियत सामने आने पर भारत की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा सकता था। खैर, अजीत डोभाल ने मोर्चा संभाल लिया और पाकिस्तान में जासूस के तौर पर घुस गए। डी देवदत्त की एक किताब अजीत डोभाल ऑन मिशन में पूरी कहानी बहुत ही बखूबी तरीके से जिक्र की गई है। चलिए अब कहानी की वो आगे की हकीकत बताते हैं जो अजीत डोभाल ने फेस की। दरअसल पाकिस्तान के कहूटा की गलियों में अजीत डोभाल भिखारी का वेश धरकर पहुंच गए। कई दिनों तक भिखारी के वेश में घूमते रहे। जाने आने जाने वाले लोगों ने उन्हें भीख तक देना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस शख्स को वो भीख दे रहे हैं वो IPS अधिकारी अजीत डोभाल है और वो भारत के लिए जासूसी का काम कर रहे हैं। दर्शकों, अजीत डोभाल भीख लेते और अपने मिशन में लगे रहते। हर एक्टिविटी को डोभाल अपनी आंखों में कैद करते और उसका पूरा खाका तैयार कर लेते थे। एक दिन अचानक उनकी नज़र
एक छोटी सी नाई की दुकान पर पड़ती है, जहां खान रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिक कभी कभार आया करते थे। भिखारी के बेस में अजीत डोभाल की नज़र जब नाई की दुकान के फर्श पर बिखरी हुई बालों पर पड़ी तो अजीत डोभाल ने वैज्ञानिकों के बालों के सहारे सबूत जुटाने शुरू कर दिए। डोभाल ने चुपचाप बाल इकट्ठे किए और उन्हें भारत भेज दिया। जब भारत में इन बालों की जांच की गई तो भारत के हाथ बहुत बड़ा मजबूत सबूत मिल चुका था। बालों की टेस्टिंग के दौरान रेडिएशन और यूरेनियम के कुछ अंश मिले, जिसमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की पोल खुल गई। डोभाल की चालाकी और सूझबूझ ने पाकिस्तान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं का खाका उजागर कर दिया। उसका नतीजा बहुत गहरा पड़ा और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में तकरीबन 15 साल की देरी हुई। अजीत डोभाल 7 सालों तक पाकिस्तान में रहे। उस दौरान उन्होंने कई मिशनों को अंजाम दिया। दरअसल पाकिस्तान में वो मुस्लिम बनकर इधर उधर घूमते रहते थे, लेकिन एक बार उनकी पोल खुल गई और वो पाकिस्तान के जो मौलाना थे उनके हत्थे चढ़ गए और लेकिन उस दौरान वो बाल बचे। बात उन दिनों की है जब अजीत डोभाल लाहौर के एक मुस्लिम इलाके में रहा करते थे। एक बड़े औलिया की मज़ार के सामने से अजीत डोभाल गुजर रहे थे, तभी एक लंबी दाढ़ी के व्यक्ति ने उन्हें बुलाया, जोर देकर बुलाया, लेकिन अजीत डोभाल ने अनसुनी कर दी और वो चलते रहे। लेकिन मौलाना ने फिर से जोरदार आवाज दी और बुलाया और कहा, इधर आओ। जो दिखने में मुसलमान था, लंबी दाढ़ी थी, सफेद बाल थे, बहुत ही एजफुल था। दर्शकों, उस दौरान अजीत डोभाल से उस शख्स ने कहा कि तुम हिंदू हो। अजीत डोभाल ये सुनते ही सन्न रह गए। उन्होंने फौरन जवाब दिया कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। लेकिन मौलाना साहब ने अजीत डोभाल के कान की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम हिंदू हो क्योंकि तुम्हारे कानों में छेद है। मौलाना ने अजीत डोभाल को बताया कि वो भी एक हिंदू है और उसके पूरे परिवार को पाकिस्तान में मार दिया गया था और अपनी जान बचाने के लिए वो मुस्लिम बेस में घूम रहे हैं। खैर, उसने सलाह दी कि अगर उन्हें पाकिस्तान में रहना है तो अपने कान के छेद को बंद कराना होगा। इसके बाद दर्शकों, अजीत डोभाल ने अपने कान की प्लास्टिक सर्जरी करा ली थी। दरअसल 1981 से 1987 तक इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन में तैनात रहने वाले अजीत डोभाल पाकिस्तान से खुफिया जानकारी जुटाकर भारत भेजा करते थे। 1982 में अजीत डोभाल ने उस समय पाकिस्तान के युवा नेता के तौर पर उभर रहे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ से भी नज़दीकियां बढ़ा ली थी। अजीत डोभाल ने कई मौक़ों पर भारत में बड़ी घटनाएं होने से रोकी। बात 1988 की है। खालिस्तान समर्थक एक बार फिर से अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में घुस गए थे। सरकार इस बार 1984 जैसा ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं चलाना चाहती थी। दर्शकों, ऐसे में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया। कहा जाता है कि अजीत डोभाल की भूमिका इस ऑपरेशन में काफ़ी अहम रही। वो बिना किसी डर के स्वर्ण मंदिर के अंदर बाहर आते जाते रहते थे, क्योंकि डोभाल ने अंदर बैठे उग्रवादियों को बताया रखा था कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट हैं। उनके इनपुट के बाद पानी और बिजली की सप्लाई काट दी गई। इसके बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई से उग्रवादियों की हिम्मत टूट गई और सभी ने सरेंडर कर दिया। ऑपरेशन की सफलता के बाद अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। कीर्ति चक्र पाने वाले वो पहले पुलिस अफसर बन चुके थे। 1968 में केरल कैडर के IPS बनने वाले अजीत डोभाल को 1972 में IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑपरेशन विंग में शामिल किया गया। मिजोरम में उन दिनों मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोह को शांत करने में अहम भूमिका निभाई। 1986 में मिजोरम एक अलग राज्य बन गया था।
दर्शकों, 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर आतंकवाद की आग में झुलस रहा था। तब अजीत डोभाल को वहां भेजा गया। हालात बेहद नाजुक बने हुए थे, लेकिन रणनीति और जमीनी समझ के दम पर उन्होंने कई संवेदनशील परिस्थितियों को संभालने में अहम भूमिका निभाई। 1999 में हुए IC 814 हाईजैकिंग के दौरान भी वो नेविगेशन टीम का हिस्सा रहे। कांधार संकट के उस कठिन दौर में भी भारत की ओर से बातचीत करने की जो रणनीति थी, उसका तय करने में उनकी अहम भूमिका और महत्वपूर्ण जानकारी उन्हीं के द्वारा दी गई। दर्शकों, 2005 में सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनके अनुभव के लिए, देश के लिए जो अमूल्य उनका अनुभव था वो रहा। दरअसल 30 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर दिया गया था। इसके बाद से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हर बड़े फैसले में उनकी रणनीति, सोच और सलाह अहम मानी जाने लगी। सर्जिकल स्ट्राइक हो, सीमा पार पर तनाव की स्थिति हो या वैश्विक कूटनीति की जटिल समीकरण हो, हर बड़े मोर्चे पर अजीत डोभाल की एक बड़ी छाप साफ दिखाई दे रही थी। चीन, रूस, अमेरिका या पड़ोसी देशों से जुड़े मसले, राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति में उनका अनुभव एक मजबूत स्तंभ की तरह काम कर रहा था। ये थी रॉ सीक्रेट की आज की खास पेशकश। उस शख्स की कहानी जो पर्दे के पीछे रहकर देश की सुरक्षा की बुनियाद मजबूत करता रहा। अगर आपको हमारा ये विशेष कार्यक्रम पसंद आया हो, रॉ सीक्रेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगले वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं रॉ सीक्रेट की वो हकीकत जिसमें एक एजेंट पाकिस्तान की आर्मी में सेलेक्ट हुआ सोल्जर के तौर पर, फिर पाकिस्तान की आर्मी में एक बड़ा अधिकारी बना और अधिकारी बनने के बाद जब पाकिस्तान की ISI के हाथ लगा, उस दौरान और उसके बाद उस रॉ सीक्रेट की हकीकत क्या थी, उसे कैसी प्रताड़ना दी गई, उसे किस मौत से मारा गया, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप अपनी राय हमारे लिए हमारे कमेंट में दें। अजीत डोभाल के बारे में आप क्या सोचते हो, अपनी प्रतिक्रिया बताएं। और भारत के शूरवीरों के लिए खबर एक्सपर्ट के विशेष कार्यक्रम में कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। जय हिंद लिखना न भूलें। धन्यवाद।